क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिल्ड हिट करते हैं तो आपके केयरफुली क्राफ्टेड सी प्लस प्लस कोड के साथ असल में क्या होता है? जब हम सी प्लस प्लस लिखते हैं तो हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस के टर्म्स में सोचते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, लूप्स, फंक्शन कॉल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। लेकिन आपके सीपीयू को नहीं पता कि एसटीडी वेक्टर या फॉर लूप क्या होता है। यह सिर्फ रॉ बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शंस के एक स्ट्रीम को समझता है जो मेमोरी से फेच किए गए बाइट्स होते हैं और जिन्हें एग्जीक्यूशन यूनिट्स द्वारा प्रिमिटिव रजिस्टर लेवल ऑपरेशंस में डिकोड किया जाता है। आपके हाई लेवल इंटेंट और फिजिकल हार्डवेयर के बीच कंपाइलर ऑप्टिमाइजर होता है। जीसीसी, क्लैंग और एमएसवीसी जैसे मॉडर्न कंपाइलर्स सिर्फ ट्रांसलेटर्स नहीं हैं, वे असाधारण रूप से अग्रेसिव कोड ट्रांसफॉर्मर्स हैं। आप अपने कंपाइलर को जो ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स पास करते हैं उनके बेसिस पर, चाहे वह डिबगिंग मोड -O0 हो या हाइपर अग्रेसिव वेक्टराइजेशन -O3 और -O फास्ट हो, सी प्लस प्लस कोड की बिल्कुल एक ही लाइन ऐसा असेंबली आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है जो एक बिल्ड प्रोफाइल से दूसरे में पूरी तरह से अलग और अनरिकग्नाइजेबल लगे। इस सेक्शन में हम अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर की हैट्स पहनने वाले हैं, अपनी आस्तीनें चढ़ाने वाले हैं और एक कंपेरेटिव असेंबली डिसअसेंबली एनालिसिस करने वाले हैं। हम एक सिंपल हाई लेवल कंप्यूटेशन लेंगे और एनालाइज करेंगे कि कंपाइलर्स 3 फाउंडेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, यानी फंक्शन इनलाइनिंग, लूप अनरोलिंग और ऑटो वेक्टराइजेशन। जब तक हम इसे रैप अप करेंगे तब तक आप प्लस प्लस कोड को केवल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के एक सेट के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि आप सिंटैक्स के पार जाकर उन सटीक असेंबली इंस्ट्रक्शंस का अंदाजा लगा सकेंगे जिन्हें प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। सेक्शन ब्रेक। लेबोरेटरी सेटअप करना यानी हमारा माइक्रो बेंचमार्क। इन कंपाइलर ट्रांसफॉर्मेशंस को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऐसे कर्नल की जरूरत है जो फंक्शन कॉल्स, इटरेशन और फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक को एक्सरसाइज करे। आइए एक क्लासिक कंप्यूट हैवी ऑपरेशन को इंस्पेक्ट करें जो कि एक वेक्टर मल्टीप्लाई एक्यूमुलेटर एमएससी रिडक्शन रूटीन है। यहां हमारा बेसलाइन सी प्लस प्लस स्निपेट है। यह सी प्लस प्लस कोड एक बेंचमार्क डिफाइन करता है, नंबर्स की 2 लिस्ट्स को कंबाइन करके एक रनिंग टोटल कैलकुलेट करता है। एलिमेंट्स के हर पेयर के लिए यह फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, सेकंड लिस्ट की वैल्यू को ऐड करता है और इन रिजल्ट्स को एक सिंगल फाइनल सम में एक्यूमुलेट करता है। ऊपर से देखने पर यह कोड काफी सिंपल लगता है। हम काउंट लेंथ के 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज पर लूप चलाते हैं, एरे ए के एलिमेंट्स को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, एरे बी से एलिमेंट को ऐड करते हैं और रिजल्ट को टोटल में एक्यूमुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अलग अलग कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पासेस के तहत इस रूटीन का क्या होता है। सेक्शन ब्रेक। द रॉ बेसलाइन डिसेक्टिंग अनऑप्टिमाइज्ड O0 असेंबली। जब O0 के साथ कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर को स्पष्ट रूप से है सभी ऑप्टिमाइजेशन पासेस को डिसेबल करने का निर्देश दिया जाता है। इस मोड में इसका प्राइमरी गोल एग्जीक्यूशन स्पीड नहीं बल्कि डेवलपर डिबगेबिलिटी है। हर एक सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को सीधे तौर पर एक्सप्लिसिट असेंबली इंस्ट्रक्शंस से मैप होना चाहिए और वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशंस ब्रैकेट ओपन स्टैक फ्रेम ब्रैकेट क्लोज में मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि जीडीबी या एलएलडीबी जैसा डिबगर उन्हें किसी भी ब्रेक पॉइंट पर रीड और इंस्पेक्ट कर सके। चलिए O0 के तहत एक्यूमुलेट वेक्टर्स के लिए जनरेटेड x86-64 इंटेल सिंटैक्स असेंबली आउटपुट को एग्जामिन करते हैं। यह असेंबली कोड 2 फंक्शंस डिफाइन करता है जिन्हें वेक्टर स्केलिंग और एक्यूमुलेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट फंक्शन एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट में एक सेकंड वैल्यू ऐड करता है। सेकंड फंक्शन एक स्पेसिफाइड काउंट तक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 2 एरेज के थ्रू इटरेट करता है। दोनों एरेज के कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स पर स्केलिंग और एडिशन फंक्शन अप्लाई करता है और रिजल्ट्स को एक सिंगल रनिंग टोटल में एक्यूमुलेट करता है जिसे यह फिर रिटर्न करता है। O0 का परफॉर्मेंस टूल। यहां भारी इनएफिशिएंसी पर ध्यान दीजिए। यह आउटपुट स्टैक थ्रैशिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। परवेसिव मेमोरी राइट्स या रीड्स। अवेलेबल सीपीयू रजिस्टर्स RAX, RCX, XMM0 से XMM7 के अंदर वेरिएबल्स स्टोर करने के बजाय हर इटरेशन रैम से और रैम में वैल्यूज को रीराइट और रीरीड करता है, ब्रैकेट ओपन स्टैक पॉइंटर RBP के जरिए ब्रैकेट क्लोज। फंक्शन कॉल ओवरहेड। स्केल मल्टीप्लाई पर इनलाइन कीवर्ड रखने के बावजूद कंपाइलर O0 पर इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लूप के हर इटरेशन के लिए सीपीयू एक फिजिकल हार्डवेयर कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जो रिटर्न एड्रेस को स्टैक पर पुश करता है, स्टैक फ्रेम को मॉडिफाई करता है, इंस्ट्रक्शन स्पेस में जंप करता है,
स्केलर MULSS और ADDSS इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और एक RET इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है। ब्रांच ओवरहेड लूप हर एक एरे एलिमेंट पर एक एक्सप्लिसिट कंडीशनल कंपैरिजन CMP और जंप NBA परफॉर्म करता है। अगर काउंट 1 मिलियन है तो CPU को 1 मिलियन इंडिविजुअल ब्रांच इवैल्यूएशंस को ब्रांच प्रेडिक्ट करने का प्रयास करना होगा। यही कारण है कि अनऑप्टिमाइज्ड बाइनरीज अपने ऑप्टिमाइज्ड समकक्षों की तुलना में दर्जनों से लेकर सैकड़ों गुना धीमी चलती हैं। सेक्शन ब्रेक ट्रांसफॉर्मेशन 1 फंक्शन इनलाइनिंग -O1 या -O2 जब हम ऑप्टिमाइजेशन स्विच को -O1 या -O2 पर फ्लिप करते हैं तो कंपाइलर अपना पहला रेवोल्यूशनरी पास परफॉर्म करता है जो कि फंक्शन इनलाइनिंग है। फंक्शन इनलाइनिंग वह प्रोसेस है जिसमें टारगेट फंक्शन की कोड बॉडी को लेकर उसे सीधे कॉलर के कॉल साइट पर पेस्ट कर दिया जाता है, जिससे एक स्टैंडर्ड API कंप्लायंट स्टैक फ्रेम बनाने की जरूरत खत्म हो जाती है। यह डायग्राम अनइनलाइंड और इनलाइंड फंक्शंस के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंपेयर करता है। अनइनलाइंड फ्लो में मेन लूप एक सेपरेट फंक्शन बॉडी को बार बार कॉल करता है और उसके रिटर्न होने का वेट करता है। इनलाइंड फ्लो में फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली लूप में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कोड बिना फंक्शन कॉल्स और रिटर्न्स के ओवरहेड के कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 9.4 कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन में एक्सप्लोर किया था, कंपाइल टाइम पर एब्स्ट्रैक्शन बैरियर्स को एलिमिनेट करने से ऑप्टिमाइजेशंस बाउंड्री लाइंस के पार कैस्केड हो जाते हैं। जब कंपाइलर स्केल मल्टीप्लाई को इनलाइन करता है तो रजिस्टर्स को पुश करने हार्डवेयर फ्रेम पॉइंटर्स को मैनेज करने और कॉल या RET जंप्स इश्यू करने का ओवरहेड पूरी तरह से गायब हो जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनलाइनिंग सब एक्सप्रेशन फोल्डिंग को अनलॉक कर देती है। एक बार जब कंपाइलर लूप बॉडी के अंदर स्केल मल्टीप्लाई को इनलाइन होते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि A ऑफ I टाइम्स फैक्टर प्लस B ऑफ I के लिए टेम्परेरी स्टैक एलोकेशंस की जरूरत नहीं है। वह पूरे लूप के लाइफ स्पैन के लिए फैक्टर को एक डेडिकेटेड SIMD रजिस्टर XMM2 के अंदर लोडेड रख सकता है, जिससे रिडंडेंट रीलोडिंग इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, जो हमने -O0 के तहत देखे थे। सेक्शन ब्रेक ट्रांसफॉर्मेशन टू लूप अनरोलिंग -O2 इनलाइनिंग के बावजूद एलिमेंट बाय एलिमेंट चलने वाला एक स्केलर लूप एक बॉटलनेक फेस करता है, जिसे कंट्रोल फ्लो डेंसिटी कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड स्केलर लूप में पाइपलाइन कंप्यूटेशन पेलोड MULAS को प्रोसेस करती है, जिसके तुरंत बाद लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस add I1 CMP I count JNE लूप स्टार्ट आते हैं। जब कैलकुलेशन पेलोड छोटा होता है, जैसे कि सिर्फ 2 मैथ इंस्ट्रक्शंस तो एग्जीक्यूट किए गए, इंस्ट्रक्शंस का 50% तक प्योरली लूप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है। इसके अलावा CPU के ब्रांच प्रेडिक्टर को लगातार लूप कंडीशनल को इवैल्यूएट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे रिजॉल्व करने के लिए मॉडर्न कंपाइलर्स -O2 और -O3 पर लूप अनरोलिंग अप्लाई करते हैं। अनरोलिंग अंडर द हुड कैसे काम करती है? हर इटरेशन पर लूप इंडेक्स को 1 से अपडेट करने के बजाय कंपाइलर लूप की बॉडी को मल्टीपल सीक्वेंशियल स्टेप्स में डुप्लीकेट कर देता है और लूप काउंटर को एक बड़े स्टेप फैक्टर जैसे कि 4 या 8 से आगे बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कि कंपाइलर रॉ असेंबली आउटपुट पुट करने से पहले प्लस लॉजिक में इस लूप अनरोलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करता है। ये सी कोड कंपाइलर लूप अनरोलिंग के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को स्केल करके और उन्हें सेकंड में ऐड करके 2 एरेज के एक्यूमुलेटेड सम को कैलकुलेट करता है। एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए मेन लूप एलिमेंट्स को 4 के ब्लॉक्स में प्रोसेस करता है, जिसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक क्लीनअप स्टेप होता है। लूप को 4 के फैक्टर से अनरोल करके कंपाइलर कंडीशनल ब्रांच जंप्स जैसे कि CMP और JNE की टोटल संख्या को 75% तक कम कर देता है। इससे CPU के इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड यूनिट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड स्ट्रीम मिलता है। सेक्शन ब्रेक ट्रांसफॉर्मेशन 3 ऑटो वेक्टराइजेशन और FAMA-O3। हालांकि लूप अनरोलिंग इंस्ट्रक्शन ओवरहेड को बहुत कम कर देता है, फिर भी ये स्केलर एस इंस्ट्रक्शंस जैसे मल एस और एड एस का यूज करके एक बार में एक ही एलिमेंट के नंबर्स को प्रोसेस करता है, जहां एस सफिक्स का मतलब स्केलर सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट होता है। हालांकि मॉडर्न CPUs में वाइड SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टर एग्जीक्यूशन यूनिट्स होते हैं। मॉडर्न x86 हार्डवेयर पर जो AVX2 को सपोर्ट करता है, वेक्टर रजिस्टर्स YMM0 से लेकर YMM15 तक 256 बिट्स वाइड होते हैं।
चूंकि एक स्टैंडर्ड फ्लोट 32 बिट्स का होता है, इसलिए एक सिंगल 256 बिट AVX रजिस्टर एक साथ 8 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को होल्ड कर सकता है। जब हम -O3 इनेबल करते हैं तो कंपाइलर अपने लूप वेक्टराइजर पास को इन्वोक करता है। एलिमेंट्स को एक एक करके इटरेट करने के बजाय ये स्केलर ऑपरेशंस को पैक्ड वेक्टर ऑपरेशंस जैसे कि मल्पी एस पी और एडपी एस प्लेस कर देता है, जहां पी एस का मतलब पैक्ड सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट होता है। चलिए -O3 -MAVX2 के अंडर एमिट हुए वेक्टराइज्ड कोड को इंस्पेक्ट करते हैं। यह असेंबली लैंग्वेज लूप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एरेज पर पैरेलल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। हर इटरेशन में प्रोग्राम टू सेपरेट एरेज से डेटा के सेगमेंट्स लोड का है। फर्स्ट सेगमेंट को एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, सेकंड सेगमेंट को ऐड करता है और डेटा के नेक्स्ट ब्लॉक पर आगे बढ़ने से पहले रिजल्ट्स को एक रनिंग सम में एक्यूमुलेट करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। एक सिंगल असेंबली इंस्ट्रक्शन वी मल्पी एस वाई MM1Y MM1Y MM0 में CPU एक साथ 8 सेपरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। एंटर FM ए फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड। अगर हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारा हार्डवेयर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, कंपाइलर फ्लैग -MFMA पास करके, तो कंपाइलर मल्टीप्लाई VMULPAS और एडिशन VADDPAS स्टेप्स को एक सिंगल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन वी FMADD231PAS में फ्यूज कर देता है। यह असेंबली लूप फ्लोटिंग पॉइंट एरेज को प्रोसेस करने के लिए एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके वेक्टराइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह बार बार 8 सिंगल प्रिसीजन फ्लोट्स के ग्रुप्स को लोड करता है, एक स्केलिंग फैक्टर के साथ फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट्स में ऐड करता है और जब तक लूप कंडीशन मीट नहीं हो जाती तब तक मेमोरी ऑफसेट को एडवांस करता है। VFMADD231PAS इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर लेवल पर एक सिंगल क्लॉक साइकिल में A टाइम्स B+C को एग्जीक्यूट करता है, वो भी एक सिंगल राउंडिंग स्टेप के साथ। ये हार्डवेयर के थ्योरेटिकल फ्लोटिंग पॉइंट थ्रूपुट को डबल कर देता है और साथ ही मैथमेटिकल एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है। चैप्टर 16.9 कैश फ्रेंडली मैट्रिक्स ट्रैवर्सल में हमारे डिस्कशंस को याद कीजिए। ऑटो वेक्टराइजेशन पूरी तरह से सीक्वेंशियल कॉन्टिगुअस मेमोरी लेआउट पर डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्कैटर्ड पॉइंटर्स का यूज करता है, जैसे कि एक लिंक्ड लिस्ट या पॉइंटर्स का एरे, तो YMM जैसे वेक्टर रजिस्टर्स VMOVUPAS के जरिए सीक्वेंशियल मल्टी एलिमेंट लोड्स परफॉर्म नहीं कर सकते। वेक्टराइजेशन के लिए मेमोरी में कंटिन्यूअस एरे स्टोरेज की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 5 कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पिटफॉल्स। वेक्टराइजेशन क्यों फेल होता है? आप शायद ये मान सकते हैं कि -O3 पास करने से गारंटी मिलती है कि आपका कोड पूरी तरह से वेक्टराइज हो जाएगा। दुर्भाग्य से C++ लैंग्वेज सिमेंटिक्स कभी कभी कंपाइलर के हाथ बांध देते हैं, जिससे वेक्टराइजेशन रुक जाता है, भले ही आपने इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा हो। आइए दो सबसे कॉमन कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप्स को देखते हैं, पॉइंटर एलियासिंग और फ्लोटिंग पॉइंट नॉन एसोसिएटिविटी। पिटफॉल 1 पॉइंटर एलियासिंग और रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड। स्टैंडर्ड C++ में पॉइंटर्स मेमोरी में कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। हमारे फंक्शन सिग्नेचर पर फिर से विचार कीजिए। यह C स्टाइल फंक्शन डिक्लेरेशन टू फ्लोटिंग पॉइंट एरेज को कंबाइन करने के लिए एक सिग्नेचर डिफाइन करता है, जिसमें 1 को मल्टीप्लायर से स्केल किया जाता है और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है। क्या होगा अगर कॉलर ऐसे मेमोरी रीजन्स पास करता है जो ओवरलैप करते हैं? उदाहरण के लिए, यह स्निपेट एक्यूमुलेशन फंक्शन के एक पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक इन्वोकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां आर्गुमेंट्स के रूप में पास किए गए मेमोरी रीजन्स ओवरलैप करते हैं, जो एक ऐसे सिनेरियो को सिमुलेट करता है जो वेक्टर प्रोसेसिंग के दौरान अनडिफाइंड बिहेवियर की तरफ लीड कर सकता है। अगर मेमोरी रीजन A मेमोरी रीजन B के साथ ओवरलैप करता है, तो A ऑफ I में लिखना या उससे पढ़ना B ऑफ I के कंटेंट्स को बदल सकता है। चूंकि C++ स्टैंडर्ड के लिए कंपाइलर्स को प्रिसाइज एग्जीक्यूशन सिमेंटिक्स को बनाए रखने की जरूरत होती है, इसलिए कंपाइलर को यह मानकर चलना चाहिए कि A और B ओवरलैप कर सकते हैं, जिसे पॉइंटर एलियासिंग कहते हैं। पॉइंटर एलियासिंग पॉसिबल होने पर सेफली वेक्टराइज करने के लिए कंपाइलर को लूप से पहले कॉम्प्लेक्स रनटाइम एलियास चेक्स जनरेट करने पड़ते हैं, जैसे ये चेक करना कि क्या A का मेमोरी एड्रेस B के साथ ओवरलैप करता है। अगर यह रनटाइम पर ओवरलैप डिटेक्ट करता है, तो ये वापस एक स्केलर लूप पर चला जाता है। अगर यह आसानी से मेमोरी सेफ्टी प्रूव नहीं कर पाता है,
तो ये ऑटो वेक्टराइजेशन को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। जैसा कि चैप्टर 13.1 एल्गोरिथमिक मेमोरी रिसाइकलिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, हम कंपाइलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशंस स्ट्रिक्टली नॉन ओवरलैपिंग हैं। C99 स्टैंडर्ड कीवर्ड रेस्ट्रिक्ट या GCC क्लैंग या MSVC में डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट डबल अंडरस्कोर का यूज करके ये कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंपाइलर हिंट्स का यूज करके वेक्टर एक्यूमुलेशन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, ताकि ये गारंटी दी जा सके कि इनपुट मेमोरी बफर्स ओवरलैप नहीं करते हैं, जिससे कंपाइलर सेफली वेक्टराइजेशन परफॉर्म कर सके। डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट डबल अंडरस्कोर ऐड करके आप कंपाइलर से एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस करते हैं कि एरे इनपुट्स एलियास नहीं करते हैं। कंपाइलर सभी रनटाइम सेफ्टी चेक्स को ड्रॉप कर देता है और इमीडिएटली लीन अल्ट्रा फास्ट वेक्टर लूप्स जनरेट करता है। पिटफॉल 2 फ्लोटिंग पॉइंट नॉन एसोसिएटिविटी और -f फास्ट मैथ। यहाँ एक क्वेश्चन है जो कई डेवलपर्स को कंफ्यूज करता है कि क्यों -003 कभी कभी एक्यूमुलेशन लूप्स को वेक्टराइज करने में फेल हो जाता है, जब तक कि हम -o फास्ट या -f फास्ट मैथ पास नहीं करते। प्योर रियल नंबर मैथमेटिक्स में एडिशन एसोसिएटिव होता है। ओपन पैरेंथेसिस a प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस प्लस c इक्वल्स a प्लस ओपन पैरेंथेसिस b प्लस c क्लोज पैरेंथेसिस। हालांकि फाइनाइट प्रिसीजन और राउंडिंग एरर्स के कारण कंप्यूटर्स पर IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक स्ट्रिक्टली एसोसिएटिव नहीं होता है। एट फ्लोट्स को सीक्वेंशियली एक स्केलर वेरिएबल में एक्यूमुलेट करने वर्सेस उन्हें एक 256 बिट SIMD वेक्टर रजिस्टर के अंदर पैरेलल चैनल्स में ऐड करने पर विचार करें। सीक्वेंशियल स्केलर सम ओपन पैरेंथेसिस A0 प्लस A1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस A2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस A3 क्लोज पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। वेक्टर चैनल सम ओपन पैरेंथेसिस A0 प्लस A4 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस A1 प्लस A5 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस A2 प्लस A6 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस A3 प्लस A7 क्लोज पैरेंथेसिस। क्योंकि इवैल्यूएशन ऑर्डर के बेसिस पर इंटरमीडिएट वैल्यूज डिफरेंटली राउंड होती हैं, इसलिए वेक्टर सम का फाइनल फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट सीक्वेंशियल स्केलर सम के कंपैरिजन में प्रिसीजन के लास्ट कुछ बिट्स में थोड़ा डिफर कर सकता है। -02 या स्टैंडर्ड -3 जैसे स्ट्रिक्ट कंपाइलर प्रोफाइल्स के तहत कंपाइलर को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस की मैथमेटिकल ऑर्डरिंग को बदलने की सख्त मनाही होती है अगर यह बिट एग्जैक्ट आउटपुट को चेंज करता है। नतीजतन कंपाइलर रिडक्शन लूप्स को ऑटो वेक्टराइज करने से मना कर देगा। जब आप -f फास्ट मैथ फ्लैग पास करते हैं या -o फास्ट के साथ बिल्ड करते हैं, तो आप कंपाइलर को स्ट्रिक्ट IEEE 754 एडहेरेंस को रिलैक्स करने की परमिशन देते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे बिट एग्जैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट एसोसिएटिविटी से कहीं ज्यादा एग्जीक्यूशन स्पीड की परवाह है। -f फास्ट मैथ इनेबल्ड होने के साथ कंपाइलर लूप को ब्रेक ओपन करता है, मैथमेटिकल स्टेप्स को मल्टीपल SIMD वेक्टर चैनल्स में रीऑर्डर करता है और मैक्सिमम हार्डवेयर परफॉर्मेंस को अनलॉक करता है। सेक्शन ब्रेक कॉम्प्रिहेंसिव असेंबली ब्लूप्रिंट साइड बाय साइड कंपैरिजन। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कंसोलिडेट करने के लिए आइए सभी ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स पर हमारे माइक्रो बेंचमार्क के लिए जनरेट की गई असेंबली को साइड बाय साइड देखें। मान लीजिए हम AVX2 और FMA सपोर्ट -MAVX2 -MFMA -f फास्ट मैथ के साथ कंपाइल करते हैं। यह कंपैरिजन ब्लॉक इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कंपाइलर डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स पर एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। डिबग सेटिंग्स के अंडर कंपाइलर हाई स्टैक ओवरहेड और फ्रीक्वेंट फंक्शन कॉल्स के साथ अनऑप्टिमाइज्ड स्केलर इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है। स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशंस इनेबल्ड होने पर यह ऑपरेशंस को इनलाइन करता है, रजिस्टर्स को रीयूज करता है और पर इटरेशन 2 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए लूप को अनरोल करता है। हाईएस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल पर कंपाइलर 256 बिट रजिस्टर्स का यूज करके एक सिंगल लूप साइकिल में एक साथ 8 फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस और फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक कनेक्टिंग असेंबली टू हार्डवेयर एग्जीक्यूशन द पाथ टू GPUs। असेंबली ट्रांसफॉर्मेशंस को समझना आपको सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के लिए एक पावरफुल मेंटल मॉडल देता है। जब आप कॉन्टिगुअस मेमोरी लेआउट्स और क्लियर लूप स्ट्रक्चर्स के साथ क्लीन इडियोमेटिक C++ कोड लिखते हैं, तो आप सिर्फ ऐसा कोड नहीं लिख रहे होते जिसे पढ़ना आसान हो,
बल्कि आप कंपाइलर ऑप्टिमाइजर को वो एग्जैक्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनकी उसे मैजिक परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है। इनलाइनिंग स्ट्रक्चरल एब्स्ट्रैक्शन पेनल्टीज को रिमूव करती है। लूप अनरोलिंग सीपीयू ब्रांच प्रेडिक्टर्स को हैप्पी और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस को फुल रखती है। ऑटो वेक्टराइजेशन पैरेलल में मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करके कंप्यूटेशनल थ्रूपुट को मल्टीप्लाई करता है। जैसे जैसे हम जीपीयू प्रोग्रामिंग और सीयूडी ए कर्नेल्स पर आने वाले चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं, ये असेंबली कॉन्सेप्ट्स और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। एक जीपीयू एसेंशियली एक मैसिव हाइपर पैरेलल हार्डवेयर इंजन है जिसे एसआईएमडी वेक्टर एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है, जिसे जीपीयू टर्मिनोलॉजी में एसआईएमटी यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स कहा जाता है। असेंबली ट्रांसफॉर्मेशंस जिन्हें हमने अभी सीपीयू पर इंस्पेक्ट किया है, जैसे रजिस्टर ब्लॉकिंग, इंस्ट्रक्शन फ्यूजन, वेक्टर अलाइनमेंट और मेमोरी एलियासिंग अवॉइडेंस, लाइटनिंग फास्ट जीपीयू कर्नेल्स लिखने के लिए जरूरी एग्जैक्ट टेक्निकल फाउंडेशन बनाते हैं। सेक्शन 17.8 में हम इन असेंबली मैपिंग्स को लेंगे और उन्हें एक विजुअल ब्लूप्रिंट में फॉर्मलाइज करेंगे, ये ट्रेस करते हुए कि इंस्ट्रक्शंस फिजिकल सीपीयू पाइपलाइंस, एग्जीक्यूशन पोर्ट्स और रजिस्टर फाइल्स के जरिए कैसे मूव करते हैं। तैयार हो जाइए, हम असेंबली को सीधे रॉ सिलिकॉन पर मैप करने वाले हैं।